तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग हमारे तरह ही बहुत मज़े से होंगे। और आइए देखते हैं बिहार पुलिस का जो अगला सेट है, यह सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट देख लिया है और यह सेट नंबर चौथा है। तो चौथा सेट नंबर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के साथ साथ कुछ ट्रिक भी देखेंगे और बीच बीच में कुछ ट्रिकें लेते जाएंगे, जिससे कि प्रश्नों को याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलते हैं, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पॉलिटी से है। पहला प्रश्न है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और वही संविधान सभा के प्रथम बैठक की बात करेंगे तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस तरीका से कुल 11 बैठक हुआ था। कुल 11 बैठक हुआ था और जिसमें 165 दिन बैठक चली थी। 11 टोटल बैठक की संख्या 11 थी और 165 दिन 165 जो था 165 दिन टोटल बैठक चली थी और 11 सत्र चला हुआ था। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए। और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक ही नदी है कागज उद्योग से प्रदूषित होने वाली, और वो है गंगा नदी। कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो गंगा नदी है। अगर गंगा नदी की हम बात कर दें, गंगा नदी गंगा कहाँ बनती है, तो यह गंगा गंगा नाम से नहीं निकलती है, यह देवप्रयाग में। यह देवप्रयाग में आकर के क्या कर जाती है, देवप्रयाग में क्या करती है, गंगा बन जाती है। अगर इसकी टोटल हम लंबाई की बात करेंगे तो गंगा की टोटल लंबाई 25-25 है, यानी 25-25 किलोमीटर है। टोटल गंगा की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। और वही इसकी सफाई के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, नमामि गंगे। कौन सी योजना चलाई थी, नमामि गंगे योजना चलाई थी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने। नमामि गंगे, ताकि गंगा क्या हो जाए, साफ हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर, रेशम की साड़ी। रेशम की क्या चाहिए, साड़ी चाहिए, यानी रेशम हो गया यहाँ पर। और साड़ी से सेरीकल्चर याद रखेंगे। साड़ी से क्या याद रखेंगे, साड़ी से सेरीकल्चर। और रेशम की साड़ी होनी चाहिए, यानी सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। चलिए, कुक्कुट में मुर्गी पालन आ जाता है। कुक्कुट पालन में क्या आ जाएगा, मुर्गी पालन आ जाएगा। एग्रीकल्चर यहाँ पर कृषि है, ये मत्स्य पालन। पीसी कल्चर में मछली पालन आ जाएगा। और इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन आ जाएगा। पीसी कल्चर में मछली पालन और इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी आ जाता है। वही अगर एपी कल्चर की हम बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन आ जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन आ जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो मधुमक्खी के डंक में जो है वह कौन सा एसिड होता है, तो वह फर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में। आगे देखते हैं। आगे है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। यह हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है। और वर्तमान में बात करेंगे तो यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के प्रांत करेगा तो मोंटगोमरी जिला में यह स्थित है। यह सिंधु नदी के दाहिने दाहिने तरफ स्थित है, मतलब कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे चलती है, तो सिंधु नदी के ये दाहिने तरफ हो गया, मतलब सिंधु नदी के यह दाहिने तरफ है। यह सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत होते हुए भारत में आती है। भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इस तरीके से अगर सिंधु नदी की लंबाई की बात करेंगे तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर लगभग लगभग 2900 किलोमीटर के बराबर है। और वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमको मिलेगा कि भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सेशेल्स द्वीप है, सेशेल्स देश है, और इसके बीच में लामितीय युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेशेल्स के बीच भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो लामितीय युद्ध अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच होता है। यह ज्यादा दिन नहीं हुआ है, यह 2001 से ही स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ रक्त है, रक्त हमारा सच्चा होना चाहिए। रक्त में हमारी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। रक्त सच्चा, रक्त सच्चा, रक्त सच्चा यानी 747474 होनी चाहिए। वही अगर बात कर लेंगे नींबू की, तो नींबू का जो पीएच मान होता है वह 2.22 से 2.4 होता है। एगो गाना निकला था कि एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाल चोटी में, तो एगो नींबुआ दू चार गो नींबुआ आया और दू चार गो आया, तो दू चार से याद करेंगे। नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2 पॉइंट क्या होता है 4 तक होता है। लार का पीएच मान देख लेंगे तो 6.8 होता है। वही समुद्री घास का पीएच, समुद्री जल का पीएच मान देख लेंगे तो 8.4 पीएच मान होता है। आंसू का भी पीएच मान, रक्त का पीएच रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान, दोनों का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रम्मा विद्रोह कब हुआ था। तो ये रम्मा विद्रोह का बात कर रहा है। रम्मा विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर है 1922 ईस्वी। रम्मा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यह रम्मा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। और वहां पर एक इसके नेतृत्व करता थे जिनका नाम था रम्मा, तो उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ गया रम्मा विद्रोह। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और रम्मा जी ने इसका क्या किए थे, नेतृत्व किए थे, तो इसीलिए रम्मा विद्रोह इसका नाम पड़ गया। आगे चलते हैं। आगे है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। यहाँ पर है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर गंगा नदी, वही गंगा नदी की बात करें तो कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जाकर के बांग्लादेश में ही मिल जाती है। और जब यह मिल करके आगे बढ़ती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन दोनों का नाम हो जाता है, इन दोनों का नाम मेघना हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसका नाम क्या जाता है, मेघना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध, जो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। यही प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण थी। और इसी के चलते क्या हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, और इनके द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे और सर्बिया के द्वारा जो है हत्या कर दिया गया था। तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो गई। चलिए अगला देखते हैं कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। तो लैक्टिक एसिड का नाम सुने होंगे मेरे दोस्त। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, ठीक है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो क्या हो जाता है, मांसपेशियों में, जो हमारी मांसपेशियां है, ये मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग दौड़ करके आते हैं, जब देखते होंगे दौड़ करके आते हैं, दौड़ करके आने के बाद कुछ देर के बाद धीरे धीरे, मतलब आधा घंटा के बाद लगता है कि अब खड़ा नहीं हो जाएगा, तो यह लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है और हमें थकान महसूस होने लगती है। यह किस कारण होता है, तो यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी यानी दौड़ते समय ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, इसीलिए लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। और 12 है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। पौधों की कोशिकाओं में, यहाँ पर दिख रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का क्या कारण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पौधा क्यों कठोर होता है। तो कठोर क्यों होगा, तो वो कोशिका भित्ति के कारण कठोर होता है, कोशिका भित्ति के कारण कठोर होता है। और यहीं पर प्रश्न आ जाएगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। और एक बात और है कि प्रश्न पूछेगा कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो यह पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
एक प्रश्न और पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो आर्यों का मूल निवास जो था वह यूरेशिया को माना गया है। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया है, यूरेशिया को माना गया है। वह मध्य एशिया से वो लोग आए थे। वे लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, इसीलिए उसको यूरेशिया माना गया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, यूरेशिया है। 14 नंबर पर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है कि जामा मस्जिद। 14 नंबर प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल था वह 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला था। 1627 से 1657 ईस्वी तक चला था। 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला था शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। अच्छा, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दीवाने आम का निर्माण करवाया था। दीवाने खास का निर्माण करवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था। वही लाहौर में स्थित लाहौर के किला में शीश महल का निर्माण करवाया था। एक और प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, एकदम वीवीआई, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ये कहें कि शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था। यह प्रश्न बहुत सारा सेट में मिला है कि किसने आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली लाया था, तो शाहजहां ने लाया था। और शाहजहां ने आगरा से दिल्ली लाने के क्रम में यह यमुना नदी के तट पर रुक करके रात भर विश्राम किया था और वहीं पर इसने शाहजहानाबाद की स्थापना कर दी और शाहजहानाबाद पड़ गया। तो शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली थी, तो शाहजहां ने डाली थी। और आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कौन किया था, तो यह आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली 1638 ईस्वी में शाहजहां ने ही करवाया था। और शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 22 जनवरी 1666 ईस्वी को, 74 वर्ष की अवस्था में। चलिए, तो शाहजहां से इतना प्रश्न हम लोग देखें। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में, अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था। उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था, तो यहाँ पर आपको प्रजापति दिख रहा होगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसे मिला था, तो प्रजापति को मिला था। चलिए, वही ऋग वैदिक काल में इंद्र का महत्वपूर्ण ऋग वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में इंद्र को क्या कहा जाता था, तो पुरंदर कहा जाता था। चलिए 16 नंबर में चलते हैं और देख लेते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है कि 16 नंबर है कि किसने कहा था, कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान जी का नाम आता है। सर सैयद अहमद खान कौन बोले थे, तो सर सैयद अहमद खान बोले थे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। वही 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और एगो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर से 16 सितंबर को 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। 18 में प्रश्न संख्या है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो यहाँ पर देखिए, गंगा भी बिहार में बहती है, कोसी भी बिहार में बहती है, सोन भी बिहार में बहती है, लेकिन रामगंगा का नाम नहीं है। रामगंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है, यह बिहार में नहीं बहती है। रामगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, तो यह जाकर के रामगंगा जो है गंगा में ही मिल जाती है। यह कहीं नहीं जाती है, गंगा में ही मिल जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही आकर के, उत्तराखंड से आकर के उत्तर प्रदेश में यह गंगा में मिल जाती है, लेकिन बिहार में नहीं बहती है। तो इस तरीका से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो यह रामगंगा हो जाएगी कि रामगंगा जो है नदी बिहार में नहीं बहती है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है यह हम्पी थी।
19 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह हम्पी थी। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। थोड़ा सा फैक्ट है विजयनगर साम्राज्य के, कहें कि बहुत अच्छा फैक्ट है। यह संगम वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए विजयनगर को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसका नाम पड़ा, अब ये लोग अपने पिता संगम के नाम पर ही अपने वंश का नाम रखवा दिए, संगम राजवंश। और संगम राजवंश में बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने राज किया। यही दो नहीं थे, बहुत सारे। जैसे हमारा दिल्ली साम्राज्य आ जाता है, उसी तरीका से यह विजयनगर साम्राज्य है। तो दिल्ली साम्राज्य पर बहुत सारे शासकों ने राज किया, उसी तरीका से विजयनगर साम्राज्य पर भी बहुत सारे शासकों ने राज किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न है कि आपको हिरोशिमा पर, पहला है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? ध्यान देने वाली बात है, नागासाकी और हिरोशिमा। अमेरिका जो है, जापान के दो शहर, अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त, 9 से नागासाकी 9 अगस्त, और हिरोशिमा एगो बचेगा तो 6 अगस्त। तो इसका जो आंसर होगा वह ऊपर वाला हो जाएगा 6 अगस्त। अब देखते हैं, यहाँ पर दो गो बम गिराया गया था, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन। दो गो बम का नाम आता है, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन। तो जो 6 अगस्त को गिराया गया था वह लिटिल बॉय था, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वह कौन सा बम था? वह फैट मैन था। तो यह उम्मीद करते हैं अब प्रश्न के बारे में समझ में आ गया होगा। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन गिराया गया था। कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। किस पर गिराया था? जापान पर गिराया था, जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। तो यह हिरोशिमा शहर पूछ रहा है, और एगो हिरोशिमा शहर है, एगो नागासाकी शहर है। तो 15 अगस्त 1942 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया इसी के द्वारा। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो जट जाटिन अगला नंबर है, अगला प्रश्न है 21 नंबर में कि जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जट जाटिन जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है, और बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में यह लोक नृत्य गाया जाता है। जट जाटिन लोक नृत्य बिहार के कोसी क्षेत्र में गाया जाता है। यह जो दो प्रेमी जोड़ा था उसी के चलते पहले यह जट जाटिन शुरू किया गया था, और आज भी यह जो है लोक नृत्य चलते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो उस समय की बात कर रहा है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे, और गुलामगिरी यह किस भाषा में लिखे थे? तो यह मराठी भाषा में लिखे थे। गुलामगिरी किस भाषा में लिखे थे? मराठी भाषा में लिखे थे। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1872 ईस्वी में, यानी इसकी रचना 1872 ईस्वी में की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले के द्वारा ही एक और समाज की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया सत्य शोधक समाज, और इसकी स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न 23 नंबर पर हम लोग पहुंचते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे, अभी हैं, लेकिन इससे पहले थी माधवीपुरी बुची। तो यहाँ पर ई ऑप्शन में ले लेगा माधवीपुरी बुची, ये ऑप्शन में ले लेगा माधवीपुरी बुची। लेकिन सेबी के अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करेगा, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेगा तो तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल नेम होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की गति की बात कर रहा है, निर्वात में ध्वनि की वेग की बात कर रहा है। तो हमको यहाँ पर यहाँ पर निर्वात है, जहाँ हवा भी न हो, जहाँ हवा भी न हो वहाँ ध्वनि कैसे चल सकती है मेरे दोस्त? तो जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ ध्वनि नहीं चल सकती है, और जब ध्वनि नहीं चल सकती है तो वहाँ पर निर्वात कहलाएगा। और निर्वात में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर है कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? तो चांद पर जो कदम रखने वाले हैं 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जी हैं। यहाँ पर है ऑप्शन बी में कि नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 ईस्वी में चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, और दूसरा कदम इसी नहीं रखा था, लेकिन 19 मिनट के बाद दूसरा कदम रखा था। तो चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। चलिए ये अमेरिका के रहने वाले हैं।
अगला है प्रश्न कि 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा कह रहा है, तो 1% का आधा गजब प्रश्न है। यहाँ पर देख लेते हैं, 1% है, इसका आधा, 1% का आधा कह रहा है, तो 1% गुणे आधा कर देते हैं। 1% का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर दिए। अब एक है, प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और गुणे 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 1 बटे में 200 हो जाएगा, 1 बटे में 200। अब 200 से 1 में, ई 200 से ई 1 में भाग देना है, ई 200 से 1 में भाग देना है, तो 2 5 10, जीरो पहले तो एगो दशमलव आएगा, तब यहाँ पर पहले जीरो लगाएंगे, तब यहाँ दशमलव देंगे, तब एगो जीरो आएगा, फिर इसी दशमलव के चलते फिर एगो और आपको रखेंगे जीरो, एगो और जीरो लगाएंगे ई जीरो के चलते, तो आपको 1000 हो जाएगा। तब 1000 होगा तो 2 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी 0.05 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 0.005, 0 दशमलव, फिर से 0.005, 0.005, 0.005 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 0.005 किस में दे रहा है, तो 0.005 हम देख रहे हैं किस में दे रहा है, 0.005 आपको दे रहा है शायद ए में दे रहा है, 0.005 ए में दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तभी वर्तमान में भी यही है नंद कुमार जी नंदकिशोर यादव जी। अभी नंदकिशोर यादव जी ही हैं बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, और 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ। अरे भैया ये तो बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये कहाँ है, बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। चलिए बरौनी बेगूसराय में पड़ता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है सोवियत संघ के सहायता से। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 नंबर, और 29 नंबर है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और यह उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आपको बता देते हैं कि यह जो उत्तर प्रदेश, मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर ही नेपाल है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो सीमा है, यह उत्तर प्रदेश का जो सीमा है, वही उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही यह दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न कौन सा है, दुधवा के बाद ई वाला है कि एक आदमी की शिकारियों को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। इस दर से और कितने दिन उससे काम खत्म करने में लगेंगे, मतलब इसी दर से कितने दिन और काम खत्म करने में लगेंगे। तो पहले कह रहा है कि शेष काम हमको निकालना है कि एक आदमी की शिकारियों को 5/8 भाग 10 दिनों में कर लेता है, तो 5/8 भाग कर लेता है 10 दिनों में, तो शेष काम कितना है, 5/8 भाग कर लेता है, तो शेष काम कितना है, तो शेष काम हमको निकालना है। तो शेष काम निकालने के लिए हम 1 में 5/8 करेंगे, अरे यार 1 5/8 करेंगे, 5/8 करेंगे। इसको अगर घटाते हैं तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, एक 8 में गुणा होगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा, तो 3 में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेष काम कितना हो गया, 3/8 हो गया। अब शेष काम कितना हो गया, 3/8 हो गया। फिर से पढ़ते हैं कि अब देखिए, अब कह रहा है कि आदमी 5/8 काम 10 दिनों में करता है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि आदमी 5/8 काम 10 दिनों में पूरा करता है। 3/8 आया था, 3/8 यहाँ पर लिख देते हैं, ये बाद में प्रयोग होगा। 5/8 काम जो है 10 दिनों में करता है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, एक के लिए क्या करेंगे कि एक काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर 10 गुणे 5/8 हो जाएगा, 10 गुणे क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अगर हम इसको कटाते हैं तो 2 से कटाइए ना, 2 से कटाइए, 5/8 यार नहीं होगा, 8/5 होगा, उल्टा लिख दिए, ओ भगवान जी, 8 में क्या होगा, 8/5 होगा। 5 से कट गया, 5 दूनी के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 दूनी के क्या हो जाएगा, 16। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 ये यहाँ पर हो गया कि 16 दिन हो गया। अब उसको लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर 3/8 काम कितना दिन में करेगा, यानी 3/8, तो अब कितना हो गया, 16 गुणे
3/8, 16 गुणे 3/8, 8 दूनी के 16 हो गया, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो जो 6 आंसर आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 6 किस में है, 6 देख लेते हैं 6 आंसर कौन सा है। तो 6 आंसर कौन सा है, 6 है का कोई, शायद है, बी ऑप्शन में है 6। 6 दिन में क्या कर लेगा, काम खत्म कर लेगा। आगे देखते हैं, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, यानी फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, सही उच्चारण क्या है। 31 नंबर में फुर्तीला का सही उच्चारण क्या है, तो फुर्तीला का जो सही उच्चारण होगा वह फुर्तीला ही होगा। फुर्तीला का सही उच्चारण क्या होगा, फुर्तीला ही होगा, फुर्तीला, लेकिन ये वाला सही है, फुर्तीला, फुर्तीला ये वाला सही है, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहा जाता है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो अच्छा बोलता है उसको, जो बोलता है उसको वक्ता कहा जाता है, लेकिन जो ओकरों से अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता कहा जाता है। जो बोलता है उसको वक्ता कहेंगे, लेकिन जो और अच्छा बोलेगा उसको क्या कहेंगे, सुवक्ता कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, देखते हैं एगो मैथ का प्रश्न फिर से आ गया। कह रहा है कि किसी चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो चीनी का मूल्य यहाँ पर निकालना है, चीनी का मूल्य निकालना है, चीनी का मूल्य निकालना है। चीनी के मूल्य को अब इसको हल करना पड़ेगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका आंसर ले लेते हैं हम 8, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग हल कीजिएगा, कहें कि मैथ का सवाल है, थोड़ा हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 के बाद 34 पर आते हैं। 34 नंबर है, ओ यहाँ पर फिर से मैथ आ गया। 34 नंबर देखते हैं, तो 34 नंबर प्रश्न है कि 2 7 6 और x का औसत 5 है, और 18 1 6 x और y का औसत 10 है, y का मान क्या होगा। ये भैया निकाल दो, निकालो, कितना छोड़बो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 7 6 और x, 2 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस x हो गया, का औसत कितना है, 5 है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 लिख दिए, लेकिन औसत निकालने के लिए इस जितना संख्या होता है उसके बटे में उतने मान लिखा जाता है। संख्या क्या है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिए। तो 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा गुणा करेंगे, 5 में 4 से गुणा होगा और इतना संख्या में 1 से गुणा होगा। तो ये जो प्लस में है जोड़ने वाला उसको जोड़ देते हैं, तो 7 2 9 होगा, 9 6 15 होगा, 15 प्लस 6 हो जाएगा। तो 15 प्लस क्या हो गया, x हो गया, बराबर 5 के कितना हो गया, 20 हो गया। तो 15 प्लस x बराबर 20 हो जाएगा। अभी 15 को उस साइड में ले जाइए, तो x बराबर हमरा क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिला, 5 मिल गया। तो फिर से अब इसको ले लेते हैं, अब इसके आगे वाला है 18 वाला है, तो ले लेते हैं कि 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस y, इसका जो है आपको औसत दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 हो गया, लेकिन संख्या गिन करके फिर बटा में लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 को लिखना है, तो 5 गुणे 10 कर देते हैं डायरेक्ट, 5 गुणे 10 कर देते हैं यानी 50 हो जाएगा। तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं, एक लाइन हमारा शॉर्ट हो जाएगा, 50 लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 50 लिख देंगे। अच्छा एक लाइन और शॉर्ट किया जा सकता है कि 6 1 7, 7 हो गया, 8 7 15 यानी 25 हो जाएगा। तो इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर 25 लिख देते हैं, 25 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। अब घटा देंगे इसको, ये 25 जा करके उधर 50 में से माइनस हो जाएगा। तो 50 में से जब माइनस हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 25 आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर 25 आ जाएगा। अब डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर हम 25 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 25 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना लिख दिए, 25 लिख दिए, x प्लस वाई बराबर 25 लिख दिए। चलिए इतना तक तो हो गया कि यहाँ तक तो मान हमारा आ गया, क्लियर है। अब x प्लस वाई बराबर 25 आ गया और x का मान हमारा आ गया था, x का मान कितना आया था, 5 आया था। तो x का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ x के मान रख देंगे, यहाँ y है बराबर ही 25 है
एक्स जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, एक्स का मान 5 है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, वाई का मान 20। वाई का मान 20 कौन सा है, वाई का मान 20 है। यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर, वो वाई का मान 20 है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी। ओहो, 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता पूछ रहा है कि घोल की सांद्रता क्या होगी। कुछ नहीं, ये तो और आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। 450 पर पूछ रहा है ना, 50 पर पूछ रहा है तो 50 बटे में आपको 450 प्लस 50 कर देनी है, 50 कर देनी है, गुणे 100 कर देना है, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। काट पीट के आंसर ला देते हैं। तो देखिए 50 बटे में ये 450 और ये 50 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और गुणे कितना है, 100 है। तो काटिए इसको, काटिए, 5 से काट दीजिए, इसको डायरेक्ट काट दीजिए, सॉरी यहाँ 50 होना चाहिए। 5 से काट दीजिए, ई 0 से 0 कट गया, 5 दहा 50 हो गया, ई 10 हो गया। अब 10 से 100 को काट दीजिए, 10 दहा में 100, यानी कितना हो गया, 10% आंसर हो गया। 10% का हो गया आंसर हो गया, तो 10% ले लेते हैं, यहाँ आंसर का हो जाए 10%। आगे वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वो जैविक उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक होता है। तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट हम लोग देख लिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो जैविक उर्वरक होता है। चलिए, यह केंचुआ जो वर्मी कंपोस्ट होता है, ये जानवरों के गोबर के और घास पात को, खरपतवार को सड़ा करके, गला करके इसको क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं हम। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित। अच्छा, वनस्पति विज्ञान में हमको पौधा पढ़ना होता है, पौधों के बारे में पढ़ना होता है। तो कीट वाला विज्ञान में किसको पढ़ना होगा, तो कीट विज्ञान में कीटे को पढ़ना होगा, यानी कीड़े को पढ़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, नरेंद्र सिंह कृपाणी है। नरेंद्र सिंह कृपाणी जो है ऑप्टिकल फाइबर के क्या किए थे, आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 39 नंबर प्रश्न है। तो बाप रे बाप, कितने ग्राम, 1 ग्राम यूरेनियम कितने, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 4.5 टन, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के बराबर 1 ग्राम यूरेनियम ऊर्जा उत्पन्न करता है। यूरेनियम में शक्ति कितनी होती है, ये यूरेनियम 2 होता है, एगो यूरेनियम 238, एगो यूरेनियम 235। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो यह लीला सेठ थी। लीला सेठ उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, कौन थी, लीला सेठ थी। किस राज्य की थी, तो यह हिमाचल प्रदेश की थी। हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देख लेते हैं 41 नंबर। और 41 नंबर है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामविलास शर्मा को तो निराला का साहित्य साधना के लिए मिला है उनको। निराला की साहित्य साधना यहाँ पर है, निराला की साहित्य साधना है, उसी के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला था, तो 1970 ईस्वी में मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 10, प्रश्न संख्या जो है 42 नंबर है। x प्लस वाई बराबर 10, y प्लस जेड बराबर 19, z प्लस x बराबर कितना है, 21, तो z का मान क्या होगा। देख लेते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं और हल करने के बाद निकलेगा। तो x प्लस वाई यहाँ पर देखिए, पहले समझा लेते हैं। एगो x और एगो x, दूगो x, एक y और एक y, दो y, फिर एक z और एक z, दो z, मतलब सबकी संख्या दो दो है। सबकी संख्या कितनी है, दो दो है, तो सबको जोड़ देंगे और इसमें से क्या करेंगे कि दो पहले कॉमन ले लेंगे। दो, सबकी संख्या दो दो है तो दो को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड
जेड बराबर होता है 10, यहाँ पर 10 है, 19 है और 21 है। इस सबको जोड़ेंगे हम, इस सबको जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो इसको लिख देते हैं हम 50, 50 लिख देते हैं। अभी 2 से 50 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मिल गया, कितना मिल गया, 25 मिल गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब देखते हैं ई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ई कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया, 1 हो गया। अब एक जब समीकरण हो गया तो हम देख लेते हैं, जब ये एक समीकरण हो गया तब जेड का मान हमको निकालना है। तो जेड बराबर अगर हम मान निकालेंगे, जेड बराबर मान निकालेंगे, अगर जेड का मान, ये देखिए जेड बराबर 25 बराबर इतना है, ये 25 है, 25 बराबर इतना है, तो इतना की जगह पर 25 लिख सकते हैं और 25 की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो हम जेड के मान, जेड के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड के, अगर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो हम जेड बराबर क्या लिख देंगे, प्लस वाई, एक्स प्लस इतना का मान लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। अब यहाँ पर जेड, ई वाला जेड है, ई वाला जेड को हम यहाँ पर यहीं पर छोड़ दिए, और एक्स प्लस वाई जो मान था, ये दोनों एक्स प्लस वाई था, उसको इस साइड में लाएंगे। तो इस साइड में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, आ गया। अब इतना का मान हम जानते हैं 25 है, तो 25 है, और इतना का मान हम जानते हैं 10 है, तो 25 माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा। अब कितना घटेगा, तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया, तो 15 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 15 नंबर ऑप्शन में जो था वही होगा इसका आंसर। तो ले लेते हैं कौन है, यहाँ पर देख लेते हैं, 15 नंबर है यहाँ पर डी में, डी इसका आंसर हो गया। चलिए 41 नंबर है, और 41 नंबर कह रहा है कि आई एम लिविंग, ओ यहाँ पर आई एम लिविंग टू टू नाइट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। ओ कह रहा है कि इसमें से कौन सा टेंस है, मतलब कि आई एम लिविंग, लिविंग टू नाइट, कौन सा ही टेंस है, इसके बारे में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पर टेंस की बात कर रहा है, कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऑप्शन में है का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, कि कौन सा टेंस हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जीवित कोशिका को खोज कौन किया था। देखिए कोशिका को खोज दो लोगों ने किया था, एक रॉबर्ट हुक किया था और एक लिवेन हॉक किया था। एक रॉबर्ट हुक किया था, यहाँ से ले लेते हैं, एक रॉबर्ट हुक किया था, यह 1665 ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन इसने की कौन सी कोशिका खोज की थी, यह मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर जीवित कोशिका पूछ रहा है ऑप्शन में, तो जीवित कोशिका हम किसको ले लेंगे, लिवेन हॉक को ले लेंगे, और यह कब किया था, 1674 ईस्वी में किया था। तो जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है, लिवेन हॉक है, कब किए थे, 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, तो यहाँ पर शूद्रक हो जाएंगे, मृक्ष कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे, मृक्ष कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शूद्रक हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर ऑप्शन सही है कि मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक है। आगे देख लेते हैं, 45 के बाद आते हैं, 45 के बाद आते हैं 46 में, और कह रहा है 46 में कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, निम्नलिखित में से खारे पानी की कौन सी एक झील है। तो यहाँ पर पेंगोंग झील आपको दिख रहा होगा, पेंगोंग तोहासे, पेंगोंग, पेंगोंग तोहासे जो है यही है, यही है पेंगोंग तोहासे जो है यही है जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील यही है पेंगोंग तोहासे। यह कहाँ है, तो यह लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर के कहाँ है, लद्दाख में है। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर में कि जजिया कर किसने लागू किया था। अरे भैया जजिया कर तो शुरू में लागू हो गया था, मध्यकालीन जब स्टार्ट हुआ था उसी समय लागू हो गया था, और उस समय मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में, और भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर सर्वप्रथम लागू किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे 48 नंबर प्रश्न है कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी को कौन सी घटना घटी थी। तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को अगर वर्ल्ड में देख लेते हैं तो यह खूनी रविवार की घटना के नाम से जानी जाती है। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी, तो खूनी रविवार की घटना। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करेंगे तो यह 13 अप्रैल 1919 में चल जाएगा। काकोरी कांड 1922 में चल जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती नहीं, चौरा चोरी 1922 में हुआ था। अच्छा यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह 1930 ईस्वी में हुआ था।
आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो यह भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। भागलपुर को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया में हुई थी। अब बोध गया का नया नाम बदल दिया गया है और बोध गया का नया नाम कर दिया गया है। पहले गया इसका नाम था, अब गया जी कर दिया गया है। तो बोध गया का नया नाम क्या हो गया, गया जी। आते हैं 51 नंबर पे और 51 नंबर प्रश्न है कि ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फोर। 51 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा यह बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक यह प्रथम गुरु हुए थे सिख धर्म के और इनका जो जन्म है यह तलवंडी में हुआ था। लेकिन तलवंडी वर्तमान में कहाँ है। तो यह तलवंडी जो है पाकिस्तान में है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और वर्तमान में यह तलवंडी कहाँ है। तो यह पाकिस्तान में है। चलिए आगे देख लेते हैं, यह सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए। तो आगे देख लेते हैं कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्र के बारे में पूछ रहा है 53 नंबर में कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो वर्धा में इनका जन्म हुआ था और वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था वर्धा में अनुपम मिश्र जी का। यह पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित है। इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1996 ईस्वी में। आगे चलते हैं 54 नंबर प्रश्न है और 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो वर्ण जब मिलेगा तो उसको क्या कह देंगे, संधि कह देंगे। यह संधि कह देंगे कि दो वर्ण आपस में मिल गए उसको क्या कह देंगे, संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है। अत्याचार पूछ रहे थे, अति प्लस आचार होता है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अति प्लस आचार होता है। आगे देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न है और 56 नंबर प्रश्न का यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष कर्म के बारे में उसके बता रहा है। महान है पुरुष, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 58 नंबर में कि दर्शन में कौन सा वचन है। दर्शन करने जाना है, कौन सा वचन है। एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन है। तो बहुवचन होगा। दर्शन में कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। आगे देख लेते हैं 58 के बाद 59 में आते हैं और एक वाह, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो यह 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है, यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। 23 अगस्त को पहुंचा था। चलिए आगे देख लेते हैं चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो यह 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। अभी पीछे में ही चर्चा हुआ था कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन। और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके लोगों ने अपना नमक बना दिया और उसी समय से यह आंदोलन रुक गया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न है कि 61 नंबर है कि द एडजेक्टिव कनेक्टिंग विथ सिस्टर इज। यहाँ पर पूछ रहा है 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न के जो ऑप्शन है यह सुरोराल हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 62 है और 62 नंबर का, हाँ 61 के बाद 62 है और 62 का जो आंसर है वहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। वुल्फ यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और आगे है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नीदरलैंड में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 63 के बाद 64 है। 64 है और 64 को हम लोग देख लेते हैं। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो पीएन भगवती थे। जनहित याचिका के जो भारत में प्रवर्तक कौन थे, तो पीएन भगवती थे। आगे देख लेते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। भैया यहाँ तो बहुते लोग गए हुए हैं शेरशाह सूरी के मकबरा में। यह कहाँ है, बिहार के
सासाराम में है। यह सूर्य वंश से संबंधित है। शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं का हराया था और हुमायूं का हरा करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 66 नंबर प्रश्न है कि 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किए थे सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये सिंगापुर में कर दिए थे आजाद हिंद फौज की स्थापना। उसी के बाद ही उसके उससे पहले बैटरी लो यार बता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है कि कौन सा है भारत में, यानी कि सब राज्य का नाम दे दिया है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है यह दिवंग आ जाएगा, दिवंग घाटी आ जाएगा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। आगे देखते हैं माझर कुंड कहाँ है? इसका मझार कुंड लिखा है लेकिन इसका नाम है माझर कुंड। कहाँ है यह? रोहतास के सासाराम बिहार में है, रोहतास में। चलिए आगे देख लेते हैं और प्रश्न है, प्रश्न संख्या और है, प्रश्न और है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? अरे यार ये तो 51.5 है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह कितनी है? 51.5 है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को मिला था? तो यह मैथिली भाषा के लिए मिला था। किस भाषा के लिए मिला था? मैथिली भाषा के लिए मिला था। चलिए आगे देख लेते हैं और 30वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है कि सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना। चलिए आगे देख लेते हैं इसका आगे देख लेते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा पूछ रहा है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। वही अगर शक्ति का पूछ देगा तो वाट हो जाएगा और वही प्रतिरोध का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल किसमें है? प्योर केमिस्ट्री, अप्लाइड प्योर केमिस्ट्री। इसमें तो यार सब लग रहा है कि वही है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही है। उसमें फिजिक्स दिया है। ए नंबर में यहाँ फिजिक्स है, यहाँ प्योर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका उच्च गलनांक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है। बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 74 के बाद 75 में आते हैं और 75 नंबर प्रश्न है 75 कि निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे? तो पहले गवर्नर कौन बने थे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के? तो यहाँ पर CD देशमुख हो जाएंगे। CD देशमुख जो है रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर बने थे RBI के। आगे आ जाते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 डाइन पूछ देगा तो 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो यह उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा यह जो है प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक में है क्या? ये जो रेड डाटा बुक है इसमें है क्या? तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं उनका नामकरण इसमें लिखा जाता है कि कौन कौन से जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं। जैसे गिद्ध पहले बहुत आते थे और मरे हुए जानवरों को खाते थे, लेकिन गिद्ध जो है क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और कौवा भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार में डॉट्सो द्वारा
पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? अच्छा, बिहार में जो डच आए थे वह कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री खोले थे? तो यहाँ पर पटना में पहली फैक्ट्री खोले थे 1662 ईस्वी में। कब खोले? सॉरी, 32 ईस्वी में खोले थे। डचों द्वारा बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। अगला देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन वाला जो है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा राव फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर में। 82 नंबर प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी के इनमें से, ऐसे मिला है बहुत ही जगह से, लेकिन इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण यानी जल को बचा करके रखा जाता था, तो किस जगह से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो धौलावीरा से मिला है। यह धौलावीरा को 2021 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत में जो है शामिल कर दिया गया। धौलावीरा कहाँ है? तो यह धौलावीरा जो है गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो यहाँ डी डुबे का नाम आ जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे आ जाएगा। कब किया था? 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है और यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम से स्रावित जैसे ही होगा वैसे ही जो है अगले जो कोशिका के अंग होगा, जो कोशिका अंग होगा उसको जला करके खत्म कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? लागू रहता है, लागू नहीं रहता है इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर दो गो अनुच्छेद है जो लागू रहता है, एक 20 अनुच्छेद और एक 21 अनुच्छेद। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, तो आपातकाल के समय यह अनुच्छेद का होता है लागू रहता है। चलिए 85 नंबर में देखते हैं कि यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का जो अयस्क है वह क्या है? पिच ब्लेड है, यूरेनियम का अयस्क है। अब बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम है, वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, वही लोहा का अयस्क हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर में, और 86 नंबर है कि शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 86 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी को मिला था, जो ईरान की रहने वाली थी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देख लेते हैं कि आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की पूछ रहा है मेरे दोस्त, समझना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुदी है। अनाईमुदी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यह अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो 2696 है। वही दक्षिण भारत की अगर दूसरी ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी हो जाएगी। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी हो जाएगी। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत कौन सी हो जाएगी? तो नीलगिरी हो जाएगी। और नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी दोदा बेटा की ऊंचाई है 2633 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की ऊंची चोटी है, इसका ऊंचाई है 1501 मीटर। कोडाना ऊंची चोटी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो यह मोस्ले के द्वारा बनाया गया था आधुनिक आवर्त सारणी। अगला है कि पौधों में जड़ से खनिज लवण प्राप्त करने के लिए पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जब भी जल की बात आएगा, खनिज लवण जल में होता है, तो जल की बात ज से जल, ज से जाइलम। आप भोजन की बात करेगा तो भोजन फ्लोएम द्वारा जाता है। ठीक है, भोजन की बात आ जाएगी तो भोजन फ्लोएम द्वारा, और जल जो है जाइलम द्वारा चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 91 में हम लोग चलते हैं
91 है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण में निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो जो दोष होता है वही दिखता है, यानी निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तुएं क्या हो रही है, दिख रही है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है। तो क्वेश्चन